मोटी पड़ जाएगी ना। चलो पहले हमने एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेने पूरा है, रिवीजन कर लेने। चलो तो रिवीजन ये है, सबसे पहले हमने बताया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किसे कहते हैं, बताओगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जल्दी बताओ। हाँ क्या? आवृत्ति बीजीय पौधे। हाँ, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं और पुष्प के अंदर ही तुम्हारा क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बाद या आवृत्ति बीजीय पौधों के बाद हमने बताया था कि जो पुष्प होती है, इधर पुष्प जो है वह किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प किसका रूपांतरित भाग है? शूट का। ठीक है। जो पुष्प है मीन्स इधर जो पुष्प है, कभी भी आप देखिएगा पौधे में अगर पुष्प निकला है, ठीक है, कोई भी पौधा ले लो, अगर उसमें तुम्हारा फ्लावर निकल आया है, ठीक है, इस तने पर, तो यहाँ फ्लावर निकलने के बाद अब ये तना ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, यहाँ से तने की वृद्धि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। फिर यह तना साइड ब्रांच निकालेगा और अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है। और अगर यहाँ निकल आया तो ये तना हमारा रुक जाएगा और फिर इससे साइड, और फिर यही कारण होता है कि जो हमारा पौधा होता है वो घना होता जाता है। ठीक है। तो पुष्प जो होता है वो शूट का क्या है? मॉडिफाइड ऑर्गन होता है। पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा? कैलेक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। बाह्य दलपुंज जो सबसे बाहरी भाग होता है पुष्प का, ठीक है, बाह्य दलपुंज। दूसरा है तुम्हारा कौन सा? गलपुंज, जो पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं इसमें, ठीक है, ये पंखुड़ियाँ हो गई। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा दलपुंज हो गया। इसके बाद तुम्हारा अगला आता है क्या? पुमंग। पुमंग क्या? पुमंग। पुमंग किसे कहते हैं? पुमंग किसे कहते हैं? तो ये पुमंग क्या है? नरजननांग है। पुमंग क्या है? नरजननांग। और कहाँ पाया जाता है? गाइनोसियम के नीचे से किसी किसी फ्लावर में इधर उधर से भी निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंफीरियर ओवरी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। यहाँ से तुम्हारा निकल गया ये नीले कलर का पुमंग, जो इस तरह निकाल रहे हैं। ठीक है। ये मेल ऑर्गन होते हैं। ठीक है। ये पुमंग हो गए। इसके बाद आता है तुम्हारा जायांग, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम। ठीक है। तो पुष्प में 4 भाग पाया जाता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इतना हमने करवा दिया हुआ था। इसके बाद हमने और क्या बताया था कि पुष्प में निषेचन के समय 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पुष्प में बस नहीं, हर जीवों में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन की पहले की अवस्था। दूसरा निषेचन अवस्था। तीसरा निषेचन पश्च अवस्था। अब जैसे अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, ये निषेचन पूर्व अवस्था इनकी चल रही है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन और संरचना, बॉडी की जो संरचना होती है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। ठीक है। हार्मोन्स और बॉडी की संरचना बहुत तेजी से चेंज होती है, जिसके कारण शरीर में जेनाइटल ऑर्गन, जनन अंगों का विकास होता है। ठीक है। जनन अंगों के विकास होने के बाद ही तुम्हारा निषेचन होगा। अगर जनन अंगों का विकास नहीं हुआ तो निषेचन नहीं होगा। तो निषेचन के पहले जनन अंगों का विकास हो जाना अनिवार्य है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हार्मोन्स की। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, किसी को भी अगर वो जनन करेगा लैंगिक जनन रखता है तो उसमें हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि उनमें जननांगों का विकास हो सके। इनमें कौन से जननांग हैं? जैसे पुमंग और जायांग। ठीक है। नर जननांग और मादा जननांग।
इनको भी डेवलप करने के लिए इन पौधों को हार्मोन्स की जरूरत पड़ती। क्लियर है? तो कल हमने हेडिंग डलवाई थी कौन सी? निषेचन पूर्व अवस्था। इसमें लिखो निषेचन पूर्व अवस्था, यही बैठो वो पत्थर लगेगा। निषेचन पूर्व अवस्था, इसमें लिखो पादपों में निषेचन की क्रिया से पहले, निषेचन की क्रिया से पहले, अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन जानता है निषेचन किसे कहते हैं? निःसंकोच कौन कौन जानता है निषेचन किसे कहते हैं? भैया मोबाइल, निषेचन किसे कहते हैं कौन कौन जानता है? कृष्णा से मोबाइल लेकर मम्मी, निषेचन किसे कहते हैं कौन कौन जानता है? आप लोग नहीं जानते? नहीं? क्या वो तो सही है, पॉपुलेशन। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलना। ठीक है, उसको मैथुन कहते हैं, उसको मैथुन कहते हैं जो आप कहते हैं, जब नर और मादा मिले। ठीक है, तो लिखो इसमें क्या लिखा है? निषेचन की क्रिया से पहले, क्रिया से पहले पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स और क्रिया से पहले पादप हार्मोन्स और इनकी संरचनाओं में बहुत तेजी से क्या होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, संरचनाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जिसके कारण इनमें नर और मादा जननांग, कौन से? नर और मादा जननांग, ब्रैकेट में क्या डालोगे? ब्रैकेट में स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर, उमंग और जयांग, उमंग और जयांग, ये इधर ये है पुमंग, ठीक है, और ये है तुम्हारा जयांग, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, ये बने हुए। अब बस यही आने वाला है। तो ये पूरा हमारा स्त्री केसर के अंतर्गत किया है। अगर आप केवल इसको कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना स्टाइल और स्टिग्मा के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो लिखो क्या लिखा है? स्त्री केसर और पुंकेसर ब्रैकेट बंद, नर तथा मादा जननांग का विकास होता है। विकास होता है हो गया, पैराग्राफ चेंज। नर जननांगों में
नर जननांगों में परागकोश ये ठीक है। परागकोश किसको कहते हैं? जिसमें परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पर हमने लगाया ना कुतंतु, है ना, यही है वो। हर पौधे में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं और इन्हीं के अंदर हमारा किसका निर्माण होता है? परागकण होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा परागकोश कहलाता है। पराग मीन्स क्या होता है? पराग पॉलन, ठीक है, पराग पॉलन। और कोश का मतलब होता है धारण करने वाला। मीन्स जहाँ पर पराग धारण करते हैं या जहाँ पर पराग इकट्ठे होते हैं या डेवलप होता है जहाँ पर, उसको हम परागकोश कहते हैं। इसके बाद परागकोश को जोड़ने का काम, ध्यान रखिएगा, ये डाइथिकस भी होता है, ठीक है, टेट्राथिकस भी होता है। मीन्स ये 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से ये पाए जाते हैं। लेकिन इनको जोड़ने का काम कौन करता है? तो इनके बीच में एक टिश्यू पाई जाती है जिसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। बाहर से आप देखोगे तो ये 2 दिखाई देंगे, लेकिन जब इनको आप काटोगे तो यही परागकोश तुम्हारी छोटी छोटी परागधानियों में बदल जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है। और उनमें परागकणों का डेवलपमेंट चालू होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ भी क्या पाई जाती है? नीले कलर से हमने बना रखा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक पाई जाती हैं। और ये संयोजी ऊतक क्या करता है? इनको आपस में जोड़े रखता है। लेकिन जब पूरी तरह से परागकण तुम्हारे मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद अब देखो ये 4 तुम्हारे लघु बीजाणुधानी हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब ये क्या हो जाते हैं? परागकण पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तो ये जो संयोजी ऊतक है ये सूखने लगती है। और सूखने के बाद बीच से इनकी कैप्टम की जो लेयर होती है वो गल जाती है। गलने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 दिखाई देंगी, 2 लघु बीजाणुधानी दिखाई देंगी। और जैसे ही इनमें पूरे परागकण का निर्माण हो जाता है, तो ये परागकोश जो होता है वो बीच से फटता है और परागकण बाहर निकलना चालू कर देते हैं। और जैसे ही परागकण बाहर आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्फुटन। क्या कहते हैं? स्फुटन। बेटा हिंदी ही बोलो, ठीक है। लिखो, अभी नहीं आया ना, अभी ये हमने केवल शॉर्ट में समझा दिया है पूरा। सब अभी ये हमने स्टार्ट है किया। लिखो इसमें क्या लिखा है? हाँ, इधर परागकोश क्या लिखा है? परागकोश अदर पेन से लिखना, क्योंकि ये सारी चीजें लिखवानी है, ठीक है। परागकोश कॉमा लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, परागकोश लघु बीजाणुधानी हो गया। परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। हो गया। पैराग्राफ चेंज। मादा जननांग नहीं, जिस तरह से नर जननांग में लिखा है ना वैसे। मादा जननांगों में
मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी, माइक्रो की जगह मेगा लगा दीजिएगा, मेगा स्पोरेंस, गुरु बीजाणुधानी या बीजाण बीजाण तथा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास होता है। हो गया। अब हेडिंग डालो सेंटर में, क्या पुंकेसर, निषेचन की पूर्व अवस्था ही पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? नरजननांग। हमको केवल 2 पढ़ने हैं, ठीक है? कौन कौन से? हमने अभी क्या लिख पाया? इधर हमने अभी क्या लिख पाया? निषेचन से पहले हार्मोन्स का सिक्रीशन और संरचनाओं में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण नर और मादा जननांगों का विकास होता है। लिख पाया? ठीक है भाई। निषेचन के लिए आपको केवल यही 2 अंग तो चाहिए, नर और मादा जननांग है भाई। आप लोगों के हाथ पैर डेवलप हो गए, बहुत बड़े हो गए, बांस के बांस हो गए, ठीक। लेकिन अब मेल में मेल जेनाइटल ऑर्गन गायब, फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन गायब। अब इसके बाद निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगी? बताइए, हो जाएगी क्या? निषेचन के लिए आपको हाथ पैर तो ठीक ठाक है, लेकिन जेनाइटल ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है निषेचन के लिए। इसी तरह से पुष्पों में भी जेनाइटल ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है, जैसे मेल और फीमेल ऑर्गन, ठीक है। तो अभी हमने निषेचन के पूर्व अवस्था मीन्स निषेचन की पूर्व अवस्था में हम अभी पढ़ रहे हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन को, नर जननांग को। नर जननांग हमारा क्या है? पुंकेसर। सबसे पहला क्या है? पुंकेसर, है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर का डेवलपमेंट। जब पुंकेसर का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तब हम आएंगे इसमें स्त्री केसर। और जहां हमने 2 चीजों का डेवलपमेंट पढ़ लिया, फिर इसके बाद जब हमने इसको डेवलप कर देंगे तो दोनों को आपस में मिला देंगे, जिसको हम निषेचन। तो निषेचन की पूर्व अवस्था हम पढ़ रहे हैं कि हम परागकणों का निर्माण कैसे करेंगे। क्या? हाँ, सारे पार्ट्स। ये अभी हम केवल पुंकेसर ही आज खत्म कर पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर नहीं जा पाएंगे आज, केवल यही खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर भी अभी जाना है, फिर उसके अंदर जाना है, फिर इसका स्फुटन करवाना है, फिर परागकण निकालना है, फिर इसके बाद हमारा ये खत्म होगा। टेंशन नहीं लो, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लिखो पुंकेसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पुंकेसर को स्टेमेन, STAMEN, हो गया स्टेमेन, पुंकेसर। ब्रैकेट में लिख लो पुष्प का नर जननांग, और इसमें हेडिंग डाल दो VIP। हो गया। देखो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। कौन सा है? नर जननांग। नर जननांग को क्या बोलते हैं? मेल जेनाइटल ऑर्गन। नर जननांग को मेल जेनाइटल ऑर्गन इंग्लिश में, और नर जननांग में हमारा क्या आएगा?
पराग कोष आएगा और पुतंतु आएगा, ठीक है। पराग कोष एंथ्रेडियम और पुतंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो पराग कोष होगा, पराग कोष को जोड़ने का काम, मीन्स ये कई चैम्बर से मिलकर बना होता है, तो सारे चैम्बर्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो इनके बीच में एक ऊतक पाया जाता है जिसको हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी गठबंधन, ठीक है। तो लिखो इसमें पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है जो पुतंतु इंग्लिश में फिलामेंट। अच्छा ये बताओ, फिलामेंट हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं और कहाँ तुम लोगों ने फिलामेंट पढ़ा, बल्ब, फिलामेंट, यहाँ तंतु, यहाँ पुतंतु है, और वहां से कुँ हटाओ तंतु भर बचा है ना, बल्ब में होता है और सबसे ज्यादा उच्च गलनांक उसी का होता है। लिखो यह पुतंतु फिलामेंट हो गया, कॉमा यह पुतंतु, हाँ, कॉमा पराग कोष जो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, हो गया। यह पुतंतु जो पुतंतु, कॉमा पराग कोष हो गया, या इसी को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी तथा संयोजी ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। पुंकेसर किससे किससे मिलकर बना, किससे, जो पुंकेसर है, कौन सा केसर, पुंकेसर, ठीक है, जो तुम्हारा पुंकेसर है यह किससे किससे मिलकर बना है, पराग कोष, सबसे पहले पराग कोष, फिर पुतंतु, ठीक है, पराग कोष, संयोजी ऊतक और पुतंतु, तीन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। पराग कोष को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया है लघु बीजाणुधानी। धानी का मतलब होता है धारण करने वाली, ठीक है, और लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और बीजाणु का मतलब होता है बीजाणु, ठीक है, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु या बीज, ठीक है, जो छोटे छोटे बीजों को अपने अंदर क्या करती है, धारण किए रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जिस तरह से आता है गर्भाशय, ठीक है, गर्भधन आशय, आशय का मतलब क्या होता है, आसन देने वाला, अर्थात जो गर्भ को आसन देता है, अर्थात गर्भ को अपने अंदर रखता है, उसको गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। जैसे सब्जी का थैला है ना, तो अगर सब्जी का थैला आप लेकर जा रहे हो तो लोग देखकर ही बता देंगे कि ये सब्जी लेने है जा रहा है, क्यों, क्योंकि उस थैले में आप क्या डालोगे, सब्जी डालोगे, हैं। और अब स्कूल वाला बैग ये जो लेकर आए हो, इसको मैं टांग कर जाऊं, हैं, और टांग के जाने के बाद लोग यही कहेंगे क्या, सर सब्जी लेने जा रहे हैं क्या, भाई हमारी पढ़ने की तो एज चली गई, तो क्या कहेंगे, अरे सर बाहर जा रहे हैं क्या, क्योंकि जानते हैं कि स्कूल तो जा नहीं सकते, है ना, तो कहीं ना कहीं ये जा रहे हैं। अब बैग देख लेंगे तो कहीं जा रहे हैं क्या, तो हम क्या कहेंगे, अरे कहाँ जा रहे हैं यार, आलू लेने जा रहे हैं, खत्म हो गए। तो कोई देखकर बताएगा क्या,
नहीं ना, तो जो जहां पर होता है उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे पराग कण रखे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस पराग कोश के अंदर ढेर सारे पराग कणों का निर्माण होगा, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है लघु बीजाणुधानी। क्या कहा गया है, लघु बीजाणुधानी। और जब फीमेल को हम पढ़ेंगे तो फीमेल में भी ऐसे ही आएगा, तब वहां पर इससे बड़ी कोशिका बनेंगी, ठीक है, ये छोटी हैं लेकिन वहां पर इनसे बड़ी कोशिका बनेंगी, तब वहां पर इनको हम क्या कहेंगे, गुरु। क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, जो गुरु बड़े बीजों को अपने अंदर धारण करती है उसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। तो तीन चीजों से मिलकर पुंकेसर बना है, क्या क्या, पराग कोश, संयोजी ऊतक और कुतंत्र, ठीक है। आगे लिखो, से मिलकर बना होता है, हो गया, हेडिंग डालो, पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, हाँ अब बनाना है इसको तीनों, तीनों, क्योंकि सबसे पहले तो इसने बाहर से इसको दिखा दिया, ठीक है, कि ये 4 स्टेप में होता है, फिर इसने एक साइड से इसको दिखाया कि आपको दिखाई देंगे तो, फिर इसके बाद काट कर इसने दिखा दिया कि इसके अंदर आपको 4 कोष दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर पराग डेवलप हो जाएगा पूरी तरह से। लिखो इसमें पराग कोष की संरचना, प्रत्येक पराग कोष, क्या धैर्य रखो, पहले लिखो, प्रत्येक पराग कोष को क्या बोलोगे, एंथर, प्रत्येक पराग कोष प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग है, स्टेमेन, एंथर। इधर पहले डाउट क्लियर करे दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने बोला पुंकेसर, ना पहले सुनो, हमने बोला पुंकेसर, क्या बोला, पुंकेसर, तो पुंकेसर में, पुंकेसर के अंदर ये सब कुछ आ गया, पूरा आ गया, वो पुंकेसर है। अगर हमने कहा पराग कोश, तो पराग कोश में केवल तुम्हारा एंथर बनाएगा, अब बात समझ में आ गई, ठीक। अगर हमने कहा पुंकेसर, स्टेमेन, तो स्टेमेन के अंदर ये पूरा आ गया ऑर्गन, पूरा आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, पुंकेसर की संरचना, पुंकेसर की संरचना में थोड़ा पढ़िए क्या क्या लिखा है। ये पुंकेसर में परागकोश, फिलामेंट और संयोजी ऊतक, कुतंत्र, है ना, पाए जाते हैं। किसमें, पुंकेसर में पाए जाते हैं। इसके बाद अब हमने क्या लिख पाया है, परागकोश की संरचना। अब पुंकेसर की संरचना हमने करवाई, पुंकेसर की संरचना हमने करवाई, नहीं परागकोश की डालो यार, परागकोश ठंडी हो गई। इधर अगर परागकोश डाल दिया है तो वो हमारा, सॉरी, अगर आपने कुतंतु डाल दिया, स्टेमेन डाल दिया तो हमारी मिस, देखो उसको करेक्शन में डालो। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर पुंकेसर बोला है, ध्यान से सुन लो, इधर बेटा, इधर अगर हमने पुंकेसर बोला है तो पुंकेसर तुम्हारा क्या है, नर जननांग है, ठीक है, और नर जननांग में तुम्हारा क्या क्या होगा, परागकोश और फिलामेंट, ठीक है, परागकोश और फिलामेंट पूरी संरचना पाई जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर हमने कहा परागकोश, तो
केवल एंथर ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पुंकेसर पढ़ा है, तो पुंकेसर में बताया कि पुंकेसर 3 चीजों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद अब उन 3 चीजों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आएगा क्या? परागकोश, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। परागकोश की संरचना हम बता रहे हैं। डाउट ऐसा हो गया कि एंथर लिखवाना था और दिमाग में पुंकेसर चढ़ हो गया। चलो लिखो परागकोश की संरचना। इसमें लिखो प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस लाइन में किसी को समस्या? क्या कहा? जो पुंकेसर है, ध्यान से इधर देखना, जो पुंकेसर है, सॉरी पुंकेसर नहीं, जो परागकोश है, ठीक है क्या? जो परागकोश है पुंकेसर का वह भाग है। किसकी बात कर रहा है? परागकोश की। ठीक है, परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि परागकोश पुंकेसर का स्टेमेन का एंथर स्टेमेन का वह पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन का पराग कणों का निर्माण होता है। पहली लैंग्वेज समझ में आ गई? इतनी आई? क्या कह रहा है? परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे लिखो, जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। हो गया? परागकोश की अनुप्रस्थ काट में दो पाली लोब्स, जिसको एंथर लोब कहते हैं, दो पालियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी पाली? एक पाली, द्विपाली, बाकी सब खाली है ना। आपने 4 भी बताई थी। ठहरे रखे प्रभु, कहीं किधर देखें। अब देखो, ये हमने एक बनाया एंथर, ठीक है, एक एंथर बनाया। अगर आप एक एंथर को देखोगे तो इसमें आपको 2 पालियां देखने को मिलेगी। कितनी? 2। ठीक है, लेकिन जब इसका टर्मिनल सेक्शन करते हैं, इधर इसका जब सेक्शन काटते हैं, तो सेक्शन काटने के बाद ये जो 2 पालियां होती हैं, ये क्या करती हैं? संयोजी ऊतक के द्वारा 4 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। 2 पाली एक तरफ, 2 लोब्स एक तरफ और 2 लोब्स एक तरफ, जिसके कारण इनको लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या नहीं आया? लिखो, फिर समझा रहे, फिर आ जाएगा समझ। क्या लिखा है? 2 पालियां पाई जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक एंथर में, अच्छा ये बताओ, इधर अभी समझ में आएगा। हमने तुम लोगों को 11th में एक संरचना पढ़ाई, अगर तुम लोगों को याद हो और ध्यान आ रहा हो। पढ़ाया था? अच्छा, हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? 2। हृदय को कितने भागों में? 2। एंथर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।
ठीक है। एंथर को दो भागों में बांटा गया, दायां और बायां। हृदय को दो भागों में बांटा गया है, दायां और बायां। और हृदय के अंदर कितने चैम्बर हैं, कितनी पाली है? 4। वहां चैम्बर है, यहाँ लोब है। कॉन्सेप्ट समझना, वहां क्या है? चैम्बर है, और यहाँ क्या है? लोब। ठीक है, हाँ, लोब है कि नहीं है? तो दाएं भाग में 2 और बाएं भाग में 2, टोटल मिला दो 4। दाएं भाग में 2 और बाएं भाग में 2, टोटल कितने लोब हुए? 4। अब आगे बात समझ आ गई? तो लिखो क्या लिखा है, क्यों जानवी? अब आ गया? अब तो नहीं गया? और तुम लोगों को इधर बॉयज ऊपर से हाँ? एक लाइन ऊपर से हाँ। देखो, संकोच करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम खड़े ही हैं संकोच को भगाने के लिए। ठीक है, नहीं तुमको सब आ गया। क्या नहीं है? नहीं है। चलो लिखो, बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग में आना है। पीछे से पढ़िए। परागकोश की अंतस्थ गांठ में 2 पालियां देखने को मिलती हैं। और अब इस 4 ही को बता रहे हैं। आगे लिखो, आगे लिखो। इस प्रकार प्रत्येक एंथर में लिखो, देखो, इस प्रकार परागकोश में प्रत्येक पाली, फिर से पढ़ो। परागकोश की अंतस्थ गांठ में 2 पालियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार प्रत्येक एंथर में। ठीक है, अब देखो उसने कहा, क्या कहा, एक बार फिर से पढ़ो उसे। परागकोश की अनुप्रस्थ गांठ में अनुप्रस्थ काट में, अगर अनुप्रस्थ काट में हम अनुप्रस्थ काट काटें तो हमको 2 पालियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, 2 पालियां देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं, अर्थात 4, जिनको हम लघु बीजाणुधानी कहते। चलो लिखो, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जो परागकोश के चारों किनारों पर, जो परागकोश के चारों किनारों पर, देख लो, एक कोने पर स्थित है कि नहीं है? जो परागकोश के चारों किनारों पर स्थित होती हैं। हो गया? पराग कणों का निर्माण इसी में, देखो क्या लिखा है, पहले थोड़ा सा बोल दूं। कोने में स्थित होती हैं, और इनमें पराग कणों का निर्माण, और इनमें पराग कणों का निर्माण किसके द्वारा होगा, बताओ? जिसने भी बता दिया। क्या? 50 रुपए, 20 रुपए भी मेरे तरफ से। ऑन द स्पॉट, 20 रुपए ऑन द स्पॉट, जल्दी। पराग कणों का पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। क्या क्वेश्चन है, पराग कणों का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा। तुरंत अभी निकाल के दे, तुरंत।
एक आंसर और 20 रुपए आपके जेब में। केसर में होता है, ओके सर बताते हैं। केसर में पढ़ाया है। अभी झाड़ू खाने की दौरान। कुछ है ही नहीं चलो इसमें। कोई बात नहीं, हमें मुझे बता जानकारी है। हम बताए दे रहे हैं। हमने, तुम कह रही हो हमने नहीं पढ़ाया, हमने पहले पढ़ाया था इंट्रो में कि बेटा किसी भी सेल का निर्माण करना मदर सेल को जरूर लिए रहना। सर मैं इंट्रो में आपसे कहा था किसी भी चीज का निर्माण होगा मदर सेल के द्वारा होगा। जब मदर सेल में विभाजन होगा तभी तुम्हारी डॉटर सेल का निर्माण होगा। यहाँ पर अरे रुक जाओ, जस्ट अरे कीप क्वाइट। अब यहाँ पर हमने किसका निर्माण करवा रहे हैं? पराग कणों का कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन सी सेल चाहिए? पॉलन ग्रेन मदर सेल, अच्छा पराग कण मात्र कोशिका। अब पराग कण मात्र कोशिका जब विभाजित होगी तभी तुम्हारे डॉटर पॉलन ग्रेन बनेंगे। आपका क्वेश्चन था कहाँ से निर्माण होता है तो पॉलन ग्रेन मदर सेल सर किसमें, ये क्वेश्चन बनेगा किसमें होता है? लघु बीजाणुधानी में। हमने कहा किससे होता है तो पॉलन ग्रेन मदर सेल से, सर पराग कण मात्र कोशिका। ये नहीं बताया। और हमने पहले पढ़ाया था कि किसी भी सेल को विभाजित करना लेकिन मदर सेल को जरूर रखना, बताया था पढ़ना। ये कौन सी गायब रहो, कौन था मेरे क्लास में? कोई नहीं बताया था, ये बात मुझे नहीं सुनी। ये सर मैंने सुनी है। कहा ना कि मदर सेल को बस पकड़े रहना, विभाजन करवाते जाओ। तो फिर अब यहाँ पर मदर सेल हमने ले लिया, लेकिन कौन सी मदर सेल लेंगे? पराग, पराग कण मात्र कोशिका। तो लिखो इसमें, चला नहीं सर। तो अपना दिमाग भी लगाओ ना। आप लोग पहले थी ना? चलो क्या लिखा है? पराग कणों का निर्माण, पराग कण मात्र कोशिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल। सर आपको पैसे देने नहीं इसलिए आप बाकी बात नहीं मान रहे बस। पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ग्रेन मत लगाना। वही पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन, पॉलन मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। सर ये कुछ ऑस्मोसिस वगैरह भी होता है क्या? बायो ओ हाँ पढ़ाया नहीं ऑस्मोसिस होता है ऑस्मोसिस। होता है। क्या क्या होता है ऑस्मोसिस क्या है? रीजन क्या व्हाट इज ऑस्मोसिस? सर मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है इसलिए पूछ रहे हैं ऑस्मोसिस। सर दिस इज नॉट हियर लवली। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं जिसको हाँ, जिसको माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। माइक्रोमियोस्पोर, MICRO, मियो MEIO, मियो स्पोर, माइक्रोमियोस्पोर SPORE, माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। अगर तो किसको कहते हैं? अगर आप बता रहे थे कि जिसमें अच्छा एक चीज और पूछेंगे, हाँ पूछ। ठीक है? इसके लिए तुरंत जिसने भी बता दिया, इंट्रो नहीं, आज जो पढ़ाया आज क्या, जिसने भी बता दिया, छोटा क्वेश्चन है तुरंत, ठीक है? माइक्रोमियोस्पोर कैसा होगा? तुरंत वो हेप्लाइट ठीक है सर। लिखो, माइक्रोमियोस्पोर हैप्लॉइड होता है। गुड दुर्गा, माइक्रोमियोस्पोर हैप्लॉइड होता है। अभी हमने बताया है कि मदर सेल में, इधर हेलो, मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री ये डिप्लॉइड है, 2n है, द्विगुणित है। और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी, सिंगल एंड की बनेंगी कि नहीं बनेंगी, जिसको हम माइक्रोमियोस्पोर कहते हैं। और माइक्रोमियोस्पोर में बनने वाली जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी, अगुणित। इतना सिंपल सा आंसर। तो तुम्हें तो कुछ नहीं पता रहता बेटा। माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। हो गया? माइक्रोमियोस्पोर भी कहते हैं। अगली हेडिंग डालो। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया?
पराग कोश की संरचना पढ़ ली। अगली हेडिंग डालो, लघु बीजाणु जनन। हाँ सर, आप स्ट्रक्चर बनवा रहे थे। इसको हाँ, तो ये स्ट्रक्चर बना, जगह छोड़ दो, ठीक है। बना ले रहे हैं। आप भेज दीजिए। बना ग्रुप में हम डाल देंगे, हाँ, सर, बना ले रहे ठीक है, लेकिन ग्रुप में सब जुड़े बना नहीं। ले रहे हैं। सर, बना ले रहे हैं। रीडिंग कैसी लघु बीजाणु? लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ इधर पराग कोश के अंदर, अब हम कल पढ़ेंगे पराग कणों का निर्माण, कि पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण कैसे होता है। दूसरी चीज, उसका दूसरा फिगर है जो कल पहले से यहाँ बना होगा, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे। बनाए ना।